मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आज का हमारा लेक्चर है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता क्या है और कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, पहले हमें इस बात को समझना होगा, देन फिर हम आपको फॉर्मूले वगैरह और सारी चीज़ें बताएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कहाँ पे होगा, ये बात आपको ऐसे समझनी है कि जहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो, उसके जो अकरेंस हो, सैंपल स्पेस जो है वो साइमल्टेनियस का मतलब कि अगर मान लीजिए दो इवेंट्स कैसे हो, साइमल्टेनियस हो। साइमल्टेनियस मतलब दोनों का सैंपल स्पेस एक ही हो, एक ही सैंपल स्पेस से दो इवेंट मिल रहे हैं, ए और बी दो इवेंट हैं। हमसे पूछा जाए कि दोनों इवेंट्स के एक साथ अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम आपसे बोलें कि प्लेइंग कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स में से टू कार्ड्स ड्रॉन, दो कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि बताइए एक किंग और एक क्वीन के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक किंग, दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों कार्ड्स में पूछ लिया जाए कि एक कार्ड क्या है आपका किंग और दूसरा क्वीन, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है। तो ये क्या है, अब आपको पता है कि इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा 52, और वहीं से हमको क्या मिल रहे हैं, दोनों ये किंग और क्वीन मिल रहे हैं। अलग अलग अगर पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 4/52 करते, और पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, तो फिर 4/52, क्योंकि 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं 4 और कितने क्वीन होती है 4 क्वीन होती हैं। तो अलग अलग निकालना होता तो निकाल लेते, लेकिन दोनों को एक साथ दिखाना है, इसके लिए क्या करना होगा। तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्वीन, और ये लिखने के लिए हम लिखेंगे के इंटरसेक्शन क्यू, ये बात एक ही है। अगर ऐसा लिखा जाए तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब ये होता क्या है, कहाँ से आता है, तो देखिए हमने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी गिवन है पहले से, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अगर इसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमें पहले क्वेश्चन को समझना होगा। कैसे समझेंगे, तो देखिए जब भी क्या है कि इवेंट्स होंगे, तो इवेंट जो है वो दो टाइप्स के होंगे, यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। ये कैसे समझेंगे कि इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा, अगर विथ रिप्लेसमेंट लिखा है, इसका मतलब कि इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। और क्वेश्चन में अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये कि पहला, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, या डायरेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा कि एक इवेंट जो पहले अकर्ड है वो दूसरे को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और दूसरा, पहला और दूसरा तीसरे को करेंगे, और ये ऐसे आगे करते जाएंगे।
इसको और अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं एक चीज, वो क्या है कि हम यहाँ पर एक थैला रखे हैं और इस थैले में हमने कुछ बॉल्स डाल दी हैं, जिसमें हमारा 5 रेड बॉल्स हैं और यहाँ पर 5 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं और कुछ 8 हमारे ग्रीन बॉल्स हैं या फिर वाइट बॉल्स हैं। ये हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ 3 बॉल्स 1 by 1, 1 by 1, 3 बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं 1 by 1। अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड बॉल्स। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तीनों जो बॉल्स हैं वो क्या हो, रेड हो। तीनों जो बॉल्स हैं वो क्या हो, रेड हो। तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, जरा समझिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए इवेंट्स कैसा हो, इंडिपेंडेंट होगा तो क्वेश्चन अलग टाइप से होगा, और अगर इवेंट्स डिपेंडेंट होगा तो अलग टाइप से होगा। वो कैसे समझेंगे? क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये लिखा रहेगा। ठीक है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वो डिपेंडेंट का केस है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि विथ रिप्लेसमेंट अगर बोल दिया गया तो इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ से एक बॉल ड्रॉ की और ड्रॉ करने के बाद वापस उस बॉल को इस थैले में रख दिया। ठीक है, रख दिया, फिर से एक बॉल ड्रॉ की और फिर वापस उसको इसमें रख दिया। ऐसे 3 बार करेंगे। तो पहली बार जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस पूरे थैले में कितने रेड बॉल्स हैं? 5 हैं। टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे? 20। और दूसरा बार जब हम निकालेंगे तब भी रेड बॉल्स कितने होंगे? 5, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, विथ रिप्लेसमेंट का केस है। तो यहाँ पे फिर से 5 और टोटल जो बॉल्स हैं वो 20 रहेंगे। अगेन 5 by 20। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? पहले का PR1, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R3, और ये इसको हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का केस, जिसमें इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा विथ रिप्लेसमेंट। अब हम देखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है कि यहाँ पर ये एक बॉल हमने ड्रॉ किया, दूसरी बॉल फिर ड्रॉ किया और तीसरी बॉल फिर से ड्रॉ किया। मतलब यहाँ पे कोई भी बॉल हम इस बैग में वापस नहीं डाल रहे हैं। तो भैया जब ए पहली बार ड्रॉ करोगे तो रेड बॉल्स हमारे पास कितने रहेंगे? 5 by 20। और जब दूसरी बार ड्रॉ करेंगे तो एक बॉल हम पहले निकाल चुके हैं, तो रेड बॉल्स कितने बचेंगे? 4 by 20। और तीसरी बार निकालेंगे तो हमने पहले 2 बॉल्स निकाल लिया है, तो 5 में से 2 माइनस कर दीजिए तो यहाँ 20 नहीं आएगा, 19 होगा, और यहाँ पे 3 by 18 हो जाएगा, क्योंकि एक एक बॉल कम होते जा रहे हैं। टोटल 20 है। पहला बॉल ड्रॉ करेंगे तो ये 20 रहेगा। जब एक निकल गया तो बचा कितना हमारे पास? 4। इसमें से भी एक कम होगा और यहाँ से भी एक कम होगा, ये हो गया। ठीक है, इसको जरा ध्यान दीजिए तो बहुत प्यार से आप समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट ड्रॉ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 है, लेकिन इस R2 को अफेक्ट कर रहा है कौन? R1। तो ये पहले अकर्ड है। R1 क्या है? गिवन दैट हो गया, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह। तो R2 अपॉन R1, और फिर R3 को कौन कौन अफेक्ट कर रहा है? तो दोनों भाई मिलके कर रहे हैं, R1 और R2। ये किसके बराबर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम इधर लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे ये क्या हो गया? R2 इंटरसेक्शन R3। ठीक है, ये क्या हो गया?
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसी को कहते हैं आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, दो तरह के केसेस हमने बताए, एक विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ऐसे करेंगे और विथ रिप्लेसमेंट है तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि इवेंट्स जो है A1, A2, A3 ऐसे डॉट डॉट AN इवेंट्स हैं और इन सबके एक साथ अकड़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 डॉट 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 ऐसे AN इंटरसेक्शन AN इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ऑब्लिक A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 ऑब्लिक A1 इंटरसेक्शन A2 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 ऑब्लिक A1 इंटरसेक्शन A2, इंटरसेक्शन ना लिख के हम ऐसे A1 A2 A3 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ Rn और यहाँ पे R1 R2 डॉट 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 Rn माइनस 1 एक कम रहेगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। यही आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। किसी बैग में कितने हैं, 5 व्हाइट है सफेद है और 7 कितने हैं रेड है लाल और 8 कितने हैं ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बैग है, यहाँ बैग बना देते हैं, हम एक थैला बना देते हैं, अच्छा सा थैला कुछ ऐसा बना देते हैं पोटली टाइप का, ठीक है। ये आपका पोटली हो गया और यहाँ पे रस्सी लगा के बांध दिया इसको, ठीक है। इसको ये आपका ये थैला हो गया, ठीक है, थैला हो गया। अब इस थैले में क्या है, ये 5 वाइट बॉल्स हैं, 7 रेड बॉल्स हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 3 बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट तो आप कहें तो फॉर्मूला लगाएं या फिर डायरेक्ट कर दें, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। पहले देखिए एक बॉल को हमने यहाँ से निकाला, वाइट है तो 5 बाई कितना हो जाएगा 20, फिर दूसरे बॉल को निकालेंगे 4 बाई 19 और फिर तीसरे बॉल को निकालेंगे तो 3 बाई 18। यही होगा आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे लिखना है कायदे से तो लिखिए कि R1 क्या है इवेंट, नहीं R1 नहीं W1 क्या है इवेंट्स गेटिंग फर्स्ट वाइट बॉल, फर्स्ट वाइट बॉल। W2 क्या है इवेंट्स गेटिंग सेकेंड वाइट बॉल, सेकेंड वाइट बॉल। और W3 क्या है इवेंट गेटिंग थर्ड वाइट बॉल, थर्ड वाइट बॉल। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि तीनों के लिए बताना है कि जो हम बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड मतलब वाइट हो, तो W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 ऑब्लिक W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 ऑब्लिक W1 इंटरसेक्शन W2। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। आप क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या है 5 बाई 20 है, इसकी कितनी है 4 बाई 19 है और इसकी कितनी है 3 बाई 18 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। तो बच्चों आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझ में आया है।
अगर समझ में आया, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी आसानी से अच्छे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। और बढ़िया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी हम आपको देने वाले हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।